Assalamualaikum. A very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday live. हम यहाँ मैं नादिया खान, ज़ुहैब हसन और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थर्सडे आपसे मुलाकात हो रही है 2026 में। ओह कितनी अनोखी बात है ना, कितनी मजे की बात है ये पता फर्क पड़ता था जब हम स्कूल में थे और डेट चेंज हो जाती थी और उसके मतलब अगर याद ना रहे तो डांट पड़ती थी कि 26 मतलब नया साल शुरू हो गया और हम कह रहे होते थे अगले साल मिलेंगे इंशाल्लाह और अगला साल बचपन में हम एक और चीज करते थे, जैसे ही नया साल शुरू होने लगता था कैलेंडर आ जाते थे घर में। बिल्कुल ऐसे ही और मैं सबसे पहले निकाल के मई में देखती थी क्या कि मेरी तस्वीर कितनी प्यारी है जो साथ में आती थी ना, तस्वीरें लगी होती थी डिफरेंट शहरों की, अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स होते थे। तो मई की कौन सी तस्वीर है और ये कि मेरी सालगिरह किस दिन को होगी, किस दिन को होगी, वीकेंड पड़ेगा, उसको हम सर्कल कर देते थे हमारे लिए हाइलाइट्स होते थे कैलेंडर पे। तो कैलेंडर का जमाना तो गया, वो ईद कार्ड्स लिखने का जमाना गया, न्यू ईयर के कार्ड्स अब कहाँ है वो। लेने जाते थे हम लोग न्यू ईयर के कार्ड्स, लोगों को फिर देते थे कि भाई इधर भेजना है, यहाँ हमारे कजन है इधर। अब खत्म हो गया सारा, अब तो कॉपी पेस्ट हो रहा है। जो आपको मैसेज आया आपने उसमें अदली बदली करके नाम फ्रॉम टू करके और आगे फॉरवर्ड कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वो मैसेज भी ऐसा है कि ओपन करते हुए आपको मसला है, कल हमने बात की थी ना कि वो मैसेज करते हुए डर रहे होते लोग। बात है कि साइबर क्राइम वालों की तरफ से हमें चुकन्ना किया गया था कि जी कोई ऐसा लिंक आए न्यू ईयर ईव पे, आपको बहुत सारे लिंक्स आएंगे अपने जानने वालों की तरफ से भी आए, तो डू नॉट ओपन एनी लिंक्स। मेरे को 100 पड़े मैसेज, मैंने खोले ही नहीं। अच्छा अब तो मुझे लगता है शादी कार्ड्स का भी जमाना गया, अब तो मैसेज व्हाट्सएप पे ही चलता है। मुझे लगता है कार्ड आपने व्हाट्सएप कर दिया, उसकी पिक्चर और भाई ये देख लें आप। अच्छा इसमें मुझे फीलिंग आती है कि शायद बुलाने का इतना इरादा नहीं है। नहीं मुझे तो अच्छा लगता है सेव पेपर सेव द ट्रीज, तो ये अच्छी बात है कि मुझे तो अच्छा लगता है कि ऐसे ही दें, क्योंकि वरना ये कि आप कितने कार्ड्स प्रिंट कराते हैं और उतनी वही बात है कि भी दरख्त कटते हैं पेपर। लेकिन खुशखबरी भी है नादिया, आज 10 रुपए कम हो गया पेट्रोल। माशाल्लाह आपने टैंक फुल कराया ना आते हुए। देखिए लेकिन हर अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी होती है और बुरी खबर ये कि एलपीजी महंगा हो गया। एलपीजी महंगा हो गया, 10 रुपए वहां बढ़ गए। अब ये बिल्कुल आम आदमी के लिए, आप सही कह रही है, ये आम आदमी के लिए जो है ना, क्योंकि एलपीजी इस तरह जो छोटे कारोबार करते हैं दुकानदार और टैक्स, तो एलपीजी महंगी हो गई है। अब क्या किया जाए इसमें, अच्छी खबर भी है बुरी खबर भी है। फोकस रखिए अच्छी खबरों पर। अच्छी खबर ये है कि फ्यूल जो है पेट्रोल जो है अभी नए साल की हमारे लिए क्या एक खुशखबरी है। बिल्कुल बाइक राइडर्स हैं बहुत सारे और गाड़ियों में भी जाहिर है इस तरह को हर कोई वेल टू डू तो नहीं है ना, हर कोई ऐसा वेल टू डू तो नहीं है कि वो तो मेरे ऊपर लगा के ना ये सारी नजरें मेरे पे। अच्छी बात यह है कि पेट्रोल मैंने निकल गाड़ी में भरवाया, आज भरवाऊंगी मैं बच गई। चलो मेरे तो ना 2000 बच गए। सही है। तो ये जरा आप खबरें हैप्पी न्यू ईयर हम दिखाई जा रहे हैं बार बार और मुख्तलिफ एंगल्स के साथ, मुख्तलिफ फॉन्ट के साथ आपको बता रहे हैं कि भाई क्या सेलिब्रेशंस हो रही है। तो जरा दिखाएं भी सेलिब्रेशंस, क्या ख्याल है? क्या पूरी दुनिया ऑकलैंड में से आगाज करें, जहां से शुरुआत हुई, सबसे पहले दुनिया में न्यू ईयर जो है वहां के जो है न्यूजीलैंड दिखाएं भाई, ऑकलैंड दिखाएं कि क्या वहां से आगाज हुआ 4:30 या 4:15 बजे सेलिब्रेशंस और अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेशंस जी आपके पास है फुटेजेस ना? हाँ जी बिल्कुल चल रही है। हैप्पी न्यू ईयर। तो न्यूजीलैंड में क्या हुआ जी, जबरदस्त शानदार आतिशबाजी हुई, फायरवर्क्स हुआ। और वहाँ जब फायरवर्क्स वगैरह होता है तो वहाँ ऐसे नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आए वो कर ले। ऐसा नहीं है कि आप साइलेंसर निकाल के सड़कों पे निकले हुए हैं, 3-3 4-4 आपने बिठाए हुए हैं। ज्यादातर दुनिया में ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता। और जो फायरिंग से जो हादसे होते हैं वो भी नहीं होते कि पर्सनल जो है ना आप वेपन्स को यूज कर रहे हैं जस्ट टू शो योर हैप्पीनेस, ऐसा नहीं होता। फायरवर्क्स होता है, फायरिंग नहीं होती। हाँ जी ये बहुत फर्क है इसके अंदर। अच्छा चाइना ने तो वो भी ट्रेंड बदल दिया। चाइना ने तो ड्रोन्स के साथ जो है फायरवर्क्स कुछ जो है ना उसकी सेलिब्रेशन उसको रिप्लेस किया है विद ब्यूटीफुल ड्रोन्स का डिस्प्ले। अच्छा ये कहाँ का? ये न्यूजीलैंड है मेरा ख्याल। ये जनाब मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ जगहों के। मुझे तो लाहौर लग रहा है अपना। हाँ जी इस्लामाबाद में इस्लामाबाद लाहौर भी कोई कम थोड़ी है न्यूजीलैंड ऑकलैंड से। हजारों लाखों गाड़ियां थी जो गई फायरवर्क्स वाले वेन्यू पे और क्या फायरवर्क्स का शो था। इस्लामाबाद है ना, वाओ वेरी नाइस। ये देखिए ये फायरवर्क्स। अच्छा ये मुझे लग रहा है सिडनी हार्बर ब्रिज, या सिडनी का है ये हार्बर ब्रिज। क्या बात है, यहाँ देखें कितनी जबरदस्त आतिशबाजी हो रही है और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं नए साल की आमद। और एक अजीब सी उमंग सी हो जाती है ना कि नया साल है। अब चाहे हालात वैसे ही हों, वाकयात वैसे ही हों, जॉब है नहीं है, लेकिन नए साल में एक नई उम्मीद के साथ आप जो है वो एंटर होते हैं। अच्छा यूएई में भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, घंटों का जो है ना इंतज़ार करके ये वो उसके लिए आप खड़े होते हैं। मैंने भी बड़े साल देखे हैं वो फायरवर्क्स, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम देर के लिए होते हैं। मुझे होता है अरे इतने घंटे लगा दिया और ये 1 मिनट की क्या ये फायरवर्क्स, तो जरा छोटे होते हैं लेकिन होते बहुत ग्रैंड और खूबसूरत। और दुनिया में देखें सेलिब्रेशन इसलिए ज्यादा आपको लग रही होती है क्योंकि क्रिसमस भी है।
क्रिसमस की तैयारियां चल रही होती हैं और पूरा वो 10 दिन सारे शाहराहें चौक और वो बाजार सब सजाए हुए होते हैं और फिर न्यू ईयर आ जाता है। विंटर ब्रेक होती है, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, एवरीबॉडी इज ऑफ, बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट डे लोग कहाँ पे भी नहीं जाते, कितनी अच्छी बात है। अच्छा कुछ लेकिन ये ना कि कस्टम्स भी हैं, आपको पता है। एक तो ये चलो हो गई आतिशबाजियाँ, ये वो सारी फुलझड़ियाँ, लेकिन कुछ कस्टम्स हैं जो कि कुछ जो आपके कल्चर्स हैं दुनिया में, वो बिलीव करते हैं कि इससे गुड लक आएगी। और डिफरेंट उसके जो हैं, जैसे स्पेन में आप ये क्लॉक टावर की चल रही है फुटेज। स्पेन से शुरू करूं? लंदन चले गए, लंदन जरा दिखाएं भाई, ये भी बताते रहे ना कि लंदन की ये ऐसे आइकॉनिक ये जगह है जो कि मशहूर है। आप एकदम देखेंगे और आपको पता चल जाएगा भाई ये लंदन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये यूएस है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं, ऐसी जगह होती है ना, दिस इज सो ग्रैंड, ब्यूटीफुल। अरे फायरवर्क्स देखेंगे, बेहतरीन। चाइना वाले में दिखाने थे। ये ऑकलैंड है, टावर से जो ना उन्होंने कुछ अलग ही तरीके से, अमेजिंग यार, क्या बात है। अरे भाई ये तो जबरदस्त हो गया। क्या बात है यार, ये बेहतरीन मनाजिर। और हाँ, आप कस्टम्स की बात कर रही थी। अब मैं वही बात कर रही थी कि न्यू ईयर के डिफरेंट कस्टम्स भी होते हैं डिफरेंट कल्चर्स में। और स्पेन से शुरू करें तो वहाँ क्या भाई, क्या उनका जो है एक क्या कहना चाहिए, बस एक वो क्या कहते हैं उसको, एक उनका ट्रेडिशंस है, कल्चर है, या ये कि न्यू ईयर पे बिल्कुल 12 बजे से पहले 12 सेकंड में उनको 12 ग्रेप्स खाने होते हैं और 12 सेकंड के अंदर बुर्ज खलीफा, ये भी साथ साथ बुर्ज खलीफा आ गया भाई, आ गया जो ग्रेप्स हैं अटक गए भाई। तो ये चलते रहेंगे, वो भी चलता रहेगा साथ साथ। अच्छा ये बुर्ज खलीफा वाला कितना प्यारा, हाय हाय, सो नाइस। हां, क्लॉक टावर है, और इसमें भी मुझे लगता है वो इमारतें जो, क्योंकि ये लोग भी अब काफी ना ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक कुछ उसका मिक्सचर होगा, क्योंकि ड्रोन से आप कोई भी डिजाइन शक्ल बना सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये वो फायरवर्क्स नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो या फिर कोई करीब भी खड़ा है तो उसको कपड़े जल जाए या फिर कोई उसको इंजर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सेफेस्ट फायरवर्क्स है जो आप देख रहे हैं। वापस आते हैं स्पेन में, तो 12 ग्रेप्स खाते हैं 12 सेकंड में। उससे ये कि हर मंथ के लिए एक ग्रेप, अगर एक भी मिस हुआ तो महीना नहीं अच्छा गुजरेगा। का काउंटडाउन आ गए, ने बड़ा तंग किया। क्या बात है, हैप्पी न्यू ईयर। लाहौर की सेलिब्रेशंस हम आपको दिखा रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर बहुत ज्यादा वहां भी हुआ है भाई, आतिशबाजी हुई है वहां पर, वहां सड़कों को सजाया गया है, बरखी कुमकुमे लगाए। बरखी कुमकुमे कितना अच्छा लफ्ज है ना उर्दू का, यानी बहुत सारी चीज, जैसे ये लाइटिंग वगैरह। अच्छा क्या बात। अच्छा वो कराची में कोई फायर? कराची भी हुआ है, भी दिखाएंगे, कराची का भी हम बताएंगे। तो ये लाहौर के, इस्लामाबाद के, ऑकलैंड, ये आ गया कराची। गवर्नर हाउस में 45 मिनट्स हुई है भाई। आप कह रहे कराची का ना लीजिएगा प्लीज, दिस इज कराची। बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों ने अपने मोबाइल को भी कुछ आतिशबाजी बना ली। हाँ, लुक एट दिस यार, कितना जबरदस्त था भाई। ये तो है बहनों भाइयों, ये कराची है। 45 मिनट तक ये कराची में फायरवर्क्स होता रहा है। 45 मिनट तो बहुत ज्यादा है, तो बुर्ज खलीफा में इतनी देर नहीं होते। बस कराची अलग है भाई, कराची है। तो ये कि हमें ज्यादा खुशी है इसकी, नए साल के आने की हमें ज्यादा खुशी है, तो इसलिए हम ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेरी नाइस। और जैसे आपने कहा ना कि हमारे लिए तो अच्छी खबरें आ रही हैं इस पिछले साल इतनी बुरी खबरें नहीं थी, तो इसलिए हमने ज्यादा सेलिब्रेट के लिए तो वाकई सेलिब्रेशन की बात है। जो हमने इंडिया की जो है धुलाई की है जंग में, और उसके बाद भी और पाकिस्तान की कितनी रिस्पेक्ट, इतना अच्छा इमेज, हमारी इज्जत में इतना इजाफा हुआ इंटरनेशनली, ग्लोबली, तो ये तो हमारा साल है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, नए साल में हमें कुछ ये भी देखना चाहिए कि हम आगे यानी आने वाले साल में क्या करने जा रहे हैं। मैंने तो ये सोचा है कि मैं कंटेंटमेंट जो है ना वो अपने अंदर और लेकर आऊँ, यानी कि अल्लाह पे तवक्कुल जिसे कहते हैं, कि आपको एतमाद होता है, ईमान होता है कि ठीक है यार, रेस्ट शो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह देखने वाला है। तो ये चीज़ें मैंने अभी सोचा है कि इस नए साल में जो नया साल आने वाला है, तो इसमें बहुत ज्यादा इस पर तवज्जो मुझे देनी है। बिल्कुल, और हम आज शो पे इस पे बात भी करेंगे। अच्छा रह गया रुक जाए, डेनमार्क में क्या होता है, उनका रिचुअल क्या है, न्यू ईयर को कैसे वेलकम करते हैं। सारा साल डेनमार्क के जो लोग हैं इकट्ठी करते हैं पुरानी प्लेटें हैं जी, कप, ग्लास, और उसके बाद न्यू ईयर वाले जो है ना ईव, उसको तोड़ा जाता है। उनको लगता है इससे फ्रेंडशिप्स जो हैं स्ट्रांग होती हैं और बड़ी गुड लक आती है। अरे क्या बात है। ब्राजील में लोग क्या करते हैं, ब्राजील में लोग व्हाइट कपड़े पहन के समुद्र में जाते हैं, 7 दफा छलांगे मारते हैं, और हर 7 जो छलांगों में जो हर छलांग है वो एक कोई ख्वाहिश है, कोई जी हाँ, कोई विश है, कोई विश होती है। फूल भी जो है पानी में बहाते हैं। ये वहाँ कुछ इस तरह से चल रहा होता है। और बाकी जापान में तो सबको पता ही होगा कि जी जो उनकी बड़ी बड़ी बेल्स हैं उसको 108 दफा जो है ना बेल्स को बजाया जाता है टू वेलकम द न्यू ईयर। क्या बात है यार, अलग अलग सबके रिचुअल्स हैं दुनिया भर में।
और जब आप कहीं जाते हैं बाहर मुल्क तो आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कहते हैं ना कि आपकी अवेयरनेस में इजाफा होता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है जब मुख्तलिफ कौमों के लोगों से आप मिलते हैं, उनके कल्चर्स क्या हैं और फिर उनमें एडजस्ट करने का ज़ाहिर आपके अंदर थोड़ा सा। तो ये कहाँ के मनाजिर है, ज़रा बताते भी रहे ना हमें, ताकि हम लोगों को ये पूरी नहीं दुनिया है। लाहौर है जी, लाहौर है, फिर लाहौर चले गए हम। सेलिब्रेशंस। अच्छा हमारा आप ये देखिए, अब नाउ दिस इज अ ड्रोन वर्क। ये यूएई, ये देखा ना, मैं वही कहा कि क्योंकि मैं लास्ट ईयर देख के आई थी कि काफ़ी इनका ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं रादर देन फायरवर्क्स ओनली। इसमें आप कोई भी शक्ल बना सकते हैं, फॉर्मेशन बनाइए बाकायदा ड्रोन के डिजाइन साथ जो है वो दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। तो कंट्रोल कितना जरूरी है इसके लिए, पूरी फॉर्मेशन बनाने के लिए। वहीं चाइना में जो ड्रोन शो हुआ, ओहो चाइना का अगर हो क्या कमाल, क्या कमाल। ट्री बनाया, ट्री फ्लावर्स में बन गया, ड्रोन शो था अनबिलीवेबल। क्या बात है। और आपको पता है कितनी तेजी के साथ हमारा शो भी आगे जा रहा है। कब आप आई थी, रमजान आने वाले हैं, रमजान में आपने ज्वाइन किया था। डेनमार्क के मनाजिर, ओहो पूरा यानी रोशनियों से जगमगा उठा है आसमान डेनमार्क में। तो क्या क्या बेहतरीन आतिशबाजी की गई, जबरदस्त है। और वो कौमें देखें, कुछ कौमें ऐसी भी है ना जिनमें मुआशी तौर पर स्टेबल हैं, वो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ पर लोगों को बुनियादी सहूलतें मिल रही हैं, तो वो नज़र आ रहा होता है उनके चलने फिरने में, उठने बैठने में नज़र आ रहा होता है, हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे नज़र आते हैं वो। तो उसके पीछे कुछ बात होती है, उनकी गवर्नमेंट्स के काम होते हैं जो उनको दे। तो वो डेनमार्क वगैरह उन मुल्कों में से एक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितने भी हैं वो तो बड़े ज़बरदस्ती है। तो अच्छा मैं क्या कह रहा था, अब हम बात करेंगे रमजान की बात कर रहा था, हमारी टॉप स्टोरीज की भी बात करेंगे कि आज शो में क्या क्या है। थोड़ा सा न्यू ईयर को जो थीम बनाते हुए हम भी चलेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको याद करें पूरा साल, जनवरी पूरा साल, जनवरी से लेके दिसंबर तक क्या बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आई पॉलिटिकली, आपकी लोकल, इंटरनेशनल, इवन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, तो वो याद रखना बड़ा जरूरी है, उसको दोहराएं। आज का शो हमने डेडिकेट किया इसी के नाम, पिछले साल के नाम, और आने वाले साल में क्या होने जा रहा है, तो पॉलिटिक्स के मैदान में क्या होगा, इंटरनेशनल जैसे आपने कहा, और फिर एंटरटेनमेंट। तो एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद आप वापस आते हैं। जुड़े रहें, देखते रहें राइज एंड शाइन, सेलिब्रेशंस चलती रहेंगी। हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन Good morning. और हैप्पी न्यू ईयर। 2026 का आगाज ऑफिशियली हो चुका है। आज है पहली सुबह है पहली तारीख। वो उसमें हम घर में सुनते हैं ना, पहली आएगी तो भाई तब जाके सामान आएगा, पहली आएगी तो फिर ये होगा क्योंकि तनख्वाह आएगी। अब कहाँ ये पुरानी वक्तों की बात थी कि पहली आएगी जो तनख्वाह आएगी, ये वाला सीन नहीं है। अच्छा खैर, अब कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन अभी हमने बात करी कि भाई आलमी मंजरनामे पर इंटरनेशनली क्या मामला थे, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट थे जो चल रहे हैं और मजीद एग्रीवेट हुए हैं, वो वक्त के साथ साथ बढ़ चुके हैं और पूरी दुनिया को उनसे खतरा है। कौन से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गए हैं, कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए और वो 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो एक पार्टी बिल्कुल, और कौन मतलब से भी both hands up हो गई। अच्छा 2024 में अगर पीछे जाए ना जुए, तब बातें होती थी इन कॉन्फ्लिक्ट्स की। 2025 वाज अ ईयर ऑफ एक्शन, जहां कॉन्फ्लिक्ट्स जो है बकायदा नजर आए फील्ड पे, चाहे वो ईरान की हम लेके देखें, अगर उसमें वो इजराइल फ़लस्तीन का मसला तो चल ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्चुअली फिजिकली दुनिया ने देखा। बिल्कुल ऐसे ही। और मिडिल ईस्ट खास तौर पर बड़ी तवज्जो का मरकज रहा इस पूरे साल में। गाजा की जो सूरत हाल है, गाजा से जुड़े हुए जितने ममालिक हैं, इवन तुर्की भी इसमें आया और दीगर ममालिक भी आए, तो ये सारी हमने बातें करनी है। मैं ज्वाइन किया थाईलैंड, कंबोडिया और बिल्कुल ऐसे ममालिक हैं जो कि हालते जंग में थे। बिल्कुल 2025 बिल्कुल ऐसे। तो हमें ज्वाइन किया है IR एक्सपर्ट मंसूर जाफर साहब ने। मंसूर साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको। 2026 का पहला शो आपके साथ। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो मंसूर साहब, सबसे पहले तो जो हम बहुत बड़ा इवेंट हमारे लिए, जिसके बारे में हम बचपन में सुनते थे, ऐसे हो चुका था पहले, बड़े बुजुर्ग हमें बताते थे अबाउट द वॉर्स, और फिर हमने अपने सामने देखी एक बहुत ही खौफनाक जो है कॉन्फ्लिक्ट की सूरत, जिसमें किसी को पता ही नहीं था कि ये कब तक जो है ना चलेगा, कितना सीवियर होगा। इट हैपेंड विद फुल फोर्स दोनों तरफ से, और माशाल्लाह पाकिस्तान केम आउट एज अ विनर। अभी क्या 12-0 हो गया है, ये तो बढ़ती जा रही है जो है। लेकिन आगे, हाँ बिल्कुल, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं या फिर राब्ते कुछ बहाल होने वाले हैं? जी यकीनन जो सन 2025 था ये बड़ा ही तलातम खेज साल रहा, ख़ास तौर पे जंगों के हवाले से, और बिलखुसूस
इस खित्ता जो कि रिलेटिवली काम समझा जाता था पाकिस्तान, यानी ये जो जिसे सब कॉन्टिनेंट कहते हैं माजी में, या जनूब मशरकी एशिया, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जो कन्फ्रंटेशन है उसने, मैं समझता हूँ, इस मिथ को भी तोड़ दिया। और बिलखुसूस एक वो मिथ के जो इंडिया के हवाले से बड़ी उनके मीडिया में और सोशल मीडिया में बयान की जाती थी कि वो बड़ा इन्विंसिबल है और हमसे कई गुना बड़ा मिलिटरीली है और आबादी और वसाइल के अतबार से बड़ा मुल्क है। तो आपने देखा कि पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल, अपनी महदूद अफरादी क़ुव्वत, फौजी अफरादी क़ुव्वत जो है, उसके मुकाबले में एक बड़ी क़ुव्वत को सिर्फ 4 से 5 दिनों में जो है वो, जैसे आपने कहा कि दोनों हैंड्स अप करने पे मजबूर कर दिया। और वो खुद जिस तरीके से माजी में उनके हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका के तरले करते थे कि पाकिस्तान को जंग रोकने के लिए मजबूर किया जाए, तो उन्होंने इसी अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी इन्वॉल्व किया और उनके कहने पर फिर जिस अंदाज से ये जंगबंदी और ये सीज फायर का मामला हुआ वो भी दुनिया के सामने है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो इस बात को एक इंडिया की, मैं समझता हूँ, ठट्ठा और मजाक का पहलू बना लिया। उनकी छेड़ ही कि बना वो दिया। हर जगह पे उनके जो मारे जाने वाले, गिराए जाने वाले तैयारे हैं उनकी तादाद का जिक्र करते थे, और उसके साथ साथ बार बार जो है वो अपना क्रेडिट लेते थे कि ये जंगबंदी का, जिस तरीके से उसके दफा को बड़ा इन्वेंसिबल भारत के ख्याल किया जाता, तो वो मिथ भी पाकिस्तान ने तोड़ दी। और उसके साथ जिस अंदाज से अमेरिका को और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपना किरदार अदा किया उसको भारत ने जब रिकग्नाइज नहीं किया, तो आपने नोट किया कि एक वॉर ऑफ टेरर जो है वो भारत के खिलाफ जो है वो नाफिज की गई, और उसके बाद उनकी वो जो एक इकोनॉमिक सुपीरियरिटी थी उसको भी बड़ा धचका लगा। और ख़ासतौर पे जिस चीज़ पर वो बड़ा नाज करते थे कि हम अमेरिका के आईटी जो सिलिकॉन वैली है उसको हम ओन करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हमारे लोग मौजूद हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का जो इमिग्रेशन का निज़ाम है और ख़ासतौर पे जो टैरिफ, जो उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो जिस अंदाज से रिवाइज की गई, उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ज़िक्र जो है वो इन भारतीय मफादात पे पहुंची। उसके बाद पूरा जो एक जो सिनेरियो है वो तमाम का तमाम जो है वो आपको तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर भारत ने इन ज़मीनी हक़ाइक़ को ना समझा और हकीकी मानों में इनको ना देखा तो सूरत हाल जो है वो मज़ीद बिगड़ सकती है। जी जी, अब तो अच्छा, बात करते हैं मतलब ईरान और उसकी जो हम बात कर रहे थे, यूएस, ईरान और इसराइल भी इसमें, और बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट उठा गुज़िस्ता दिनों में, और अब जरा कुछ सूरत हाल बेहतर हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये उसी तरीके का एक इम्बैलेंस था जिस तरह माजी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक समझा जाता है बड़ा तफावत है वसाइल के अतबार से। तो अमेरिका और इसराइल मिलकर जो है वो ईरान को एक अपने हदफ बनाए हुए थे एक अरसे से, और अभी रिसेंटली जो उसका एक क्लाइमेक्स देखने को मिला कि जिसमें इसराइल का एक ऑल आउट हमला जो है वो ईरान पर कर दिया गया। अमेरिका उससे पहले इस नौयत के मिलिट्री हमले तो नहीं करता रहा, लेकिन वहाँ पे रिजीम चेंज के हवाले से एक बहुत बड़ा एजेंडा वो कैरी करता रहा, और अब भी वो एक लिहाज से उसी एजेंडे पर कार फरमा है। लेकिन जब ईरान की तरफ से गैर मुतवक्का तौर पे एक बहुत ही भरपूर जवाब दिया गया, वो मैं समझता हूँ खित्ते में यानी मिडल ईस्ट के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर को जिस अंदाज से शटर किया उसने, वो अपनी मिसाल आप है। और अब यही वजह है कि ईरान अब वो ईरान नहीं रहा कि जिसको सिर्फ और सिर्फ आप धमका सकते थे। अगरचे इस वक्त पूरी दुनिया खासतौर पे अमेरिका की क़यादत में उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे है, उनको रोल बैक करवाना चाहती है। और आपने देखा कि माजी में किया जाने वाला जो एक न्यूक्लियर माहिदा था वो भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पिछले दौरे इक़्तिदार में जो ख़त्म कर दिया था। और अब जिस अंदाज से उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स जो है वो इस्तेमाल किए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रीजन हिस्ट्री। अब उसके बाद और ख़ास तौर पे ये तमाम कार्रवाइयाँ उस तनाजुर में की जा रही थी कि जब ईरान बार बार और उनके जो रूहानी पेशवा हैं अली ख़ामेनी, वो इस बार का अयादा कर रहे थे कि हमारा तो फतवा मौजूद है इस बात पे कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते, हम सिविल जौहरी तवानाई को जो है वो फ़रोग देना चाहते हैं, ताकि हमारी जो ज़राअत, जो हमारी मेडिसन और इसी तरीके से इसके जो परम मकासद है तवानाई के हवाले से, वो हमारी ज़रूरियात पूरी हो सके। लेकिन अमेरिका क्योंकि और इसराइल, उन्हें किसी भी एक ऐसी कुव्वत का वजूद जो है वो खित्ते में कबूल नहीं है कि जो उनके
सुपीरियर डिज़ाइन है, और ख़ासतौर पे इसराइल के जो एक्सपेंशन डिज़ाइन है गाज़ा उसकी राह में मज़ाहम हो सके, तो उन्होंने इस पूरी ऑल आउट मिलिट्री कार्रवाई के ज़रिए ईरान को चैलेंज किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान ने भी जिस अंदाज से अपना दिफाई मेटल शो किया और जो जी। सॉलिडारिटी मैं समझता हूँ तारीफ के लायक है जी जी बिल्कुल, कि ऐसे बड़े दुश्मन, ऐसे अटैक्स, लेकिन ईरान जो है रिटेलिएट जी। किया बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और ये वो साल था कि जिसमें जिन फाइटर जेट्स और मिसाइल्स के बारे में हमने सुना था कि वो क्या कर सकते हैं, क्या जी। कैपेबिलिटीज हैं उनकी, लेकिन देखा नहीं था। दुनिया ने देखा, बिल्कुल ऐसे दुनिया ने देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आगे आने वाले शोज में भी डिस्कस करेंगे, गजा जी। वॉर की बात भी। हाँ, और लेकिन करेंगे, क्या ब्रेक लेना के हमने? बाद अच्छा, ब्रेक, ठीक, शॉर्ट ठीक। ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू जी। तो ये मुझे बात बताएंगे, जो एनालिस्ट होते हैं और जो जर्नलिस्ट होते हैं, ये मुझे लगता है ये भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की तरह बड़ी प्रेडिक्शंस कर देते हैं, लेकिन इनका हिसाब जो होता है वो ये सितारों पे नहीं होता, ये होता है जो हालात और वाक़यात। ये ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और जो इवेंट्स होते हैं उसकी बुनियाद पर वो अपना तज्जिया देते हैं और अपना तबसरा देते हैं। तो अब वो अपने तबसरे को कुछ ऐसे होते हैं कि जो खबर बना के पेश करते हैं हाँ। कि ये खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो हम अक्सर जब भी सुन रहे होते हैं किसी का तज्जिया, तो हम ये सोचें कि इसका तज्जिया ये है, इन एनालिस्ट का, दूसरे जो एनालिस्ट है उनका तज्जिया से मुख्तलिफ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता ठीक है, आप इससे भी अग्री कर सकते हैं, उससे भी अग्री कर सकते हैं। और फिर वक्त खबर बताता है अलग कि सही चीज है। कौन था। हाँ, तज्जिया और चीज है, तो बड़ा फर्क है, लो डिफरेंस बिटवीन टू। लेकिन नहीं हो रहा यहाँ पे ऐसा। जी, तो अभी अच्छा जी, ऐसा ही कुछ हाँ हो जी, जाए। तो ऐसा ही कुछ हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है कि सियासत का मैदान कहाँ पहुंचा। और फिर हम ये तो जरा इन वाक़यात को भी डिस्कस करेंगे कि भारत ने वो जो सिंतास मुआहिदा उसको उसकी खिलाफ वर्जी की, और उसके बाद ये फिर जंग की जो सूरत हाल बनी थी, पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और जनाब ये तमाम ही सूबों में इस तमामी सियासी जमातें किस तरीके से पिछला साल उन्होंने गुजारा है, क्या अवामी खिदमत की, लेकिन हाँ रिकैप है। तो जनाब हमें ज्वाइन किया सीनियर साफी और तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब ने। मुनीफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हाँ जी जी, आपसे ज़रा सवाल करेंगे कि ये आने वाले साल में आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सूरत है, जो मामलात हैं, वो किस तरफ जाते हुए नज़र आपको दिखाई देते हैं, और ये कौन से शोबे में आपको लगता है कि ज़्यादा पाकिस्तान तरक्की करेगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 2026 में जो पाकिस्तान की सियासत है, मुझे उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। 2025 में भी सियासत तो पाकिस्तान में स्टैगनेंट ही रही है, एक जमूद का शिकार रही है। 2025 में भी मुझे कोई मेजर चेंजेस इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहे, और जो दबाव रहा है इस पूरे माहौल के अंदर वो भी वैसा ही है। तरक्की अगर आप ये कहें सियासी तौर पर, तो हमें कोई इतनी बड़ी तरक्की नज़र नहीं आ रही। हाँ, बहसीत रियासत पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त और तरक्की मिली है 2025 में, और मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने और मिलिटरीली बहुत कुछ अचीव किया है, और 2026 में भी वो चीज़ रेजोनेट करती रहेगी आई बिलीव, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसमें एक सेंटर स्टेज मिली रहेगी। बहसीत वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक रियासत के बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में गई हैं, और पाकिस्तान ने बड़ा अचीव किया है। और अभी भी ये जो एक अच्छा एलिमेंट है वो ये कि पाकिस्तान उसको दुनिया के अंदर एग्जिबिट कर रहा है। अमेरिका के सामने अमेरिकी सदर पाकिस्तान की रियासत के और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के और बड़े गर्विदा हैं। शहबाज शरीफ साहब को बड़ी अहमियत हासिल हुई है सारे प्रोसेस के अंदर। तो तरक्की तो पाकिस्तान ने बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ने तरक्की नहीं की। सियासी तौर पर हम एक बिल्कुल स्टैग्नेशन का शिकार रहे हैं, और मुझे वो उसका रिपीट ही नज़र आता है, उसकी कॉन्टीन्यूटी नज़र आती है 2026 के अंदर। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो सियासी क़यादत के बदलते रुझानात हैं और ये नए जो असर रसूख रखने वाले अनासिर हैं, ये कौन हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? देखिए इस वक्त हुकूमत के अंदर तो जारी बात है, गवर्नमेंट एक मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मुस्तहकम एक हुकूमत चला रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो ताकत मैटर करती है वो पाकिस्तान की मुक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट की है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तारीख के मैं समझता हूँ सबसे मजबूत तरीन और सबसे ताकतवर फ़ौजी सरबराह हैं, फ़ौज के सरबराह हैं, और उन्होंने उनके पास पावर यूनाइटेड है, उसमें डिवीज़न नहीं है। और उनके जो प्रेडिसेसर्स थे उनमें हमने ये देखा कि बाजवा साहब के वक्त
बाजवा साहब के पास ताकत थी, बट फैज़ हमीद साहब भी बहुत सी ताकत इंडिपेंडेंटली भी इंजॉय करते थे, वेरस आसिफ मुनीर साहब के पास जो ताकत है वो उनके पास है और वो बड़े कमांड से अपने इदारे को चला रहे हैं। तो जो मैटर करता है वो यही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कितनी पावरफुल है और वो कितनी पावर एक्सटेंड कर रहे हैं टू द फेडरल गवर्नमेंट, और वो नज़र आ रहा है इस वक्त। एक जो कॉम्बिनेशन है उनका वज़ीर आज़म के साथ और ये सिलसिला चल रहा है, तो असर व रसूख तो अगर देखा जाए तो इन्हीं का ज़्यादा है और इम्पैक्ट भी इसी का क्रिएट होता है और हो रहा है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी और दीगर उन मामलात के ऊपर भी जो पाकिस्तान के अंदर उन्मा होते हैं। जी नहीं, दुनिया ने देखा कि 2025 में पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं, बल्कि इंडिया को बड़ी आग भी लगी है इस बात पे, तो अब भी लग रही है। तो आपको क्या लगता है कि 2026 में ये जो दोस्ती है, ये जो ताल्लुकात हैं, ये और बेहतर होंगे या गॉड फॉरबिड कोई कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है? देखिए प्रिडिक्ट तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन फ़िलहाल तो पाकिस्तान का बड़ा एग्जाम्पलरी ताल्लुक है फ़िलहाल अमेरिका के साथ। इट्स अ न्यू हाई। जब से पाकिस्तान को मई 2025 में इज़्ज़त मिली अमेरिका के साथ, जो भारत के साथ जंग थी उसके बाद अमेरिका की तरफ से बड़ा पाकिस्तान को एक अहमियत मिली है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब की मुलाकात, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात, बहुत ज़्यादा उसका इज़्ज़त और मिली है पाकिस्तान को बहैसियत रियासत, और उसमें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में गई हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहते हैं कि मोस्ट पावरफुल मैन इन द फ्री वर्ल्ड, तो वो जिस तरह से फील्ड मार्शल के गर्विदा हैं और उनके बारे में बार बार बात करते हैं, पाकिस्तान की जो डिसाइसिव विक्ट्री थी मई 2025 में उसकी बात करते हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल की एक जॉइंट मीटिंग भी होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। सो वो एक पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो तो एक बड़े अच्छे मोड़ पर है अमेरिका के साथ। फ़िलहाल तो कशीदगी कोई नज़र नहीं आ रही और ना ही अमेरिका की कोई दिलचस्पी है पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के सियासी मामले को डील करने में। ना उनकी इंटरवेंशन थी नज़र आई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, और ना आगे फ़िलहाल नज़र आ रही है। फ़िलहाल तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक अच्छे नहज पर हैं। अब लाइकलीहुड तो यही है कि ज़्यादा बेहतर होंगे विद एवरी पासिंग डे। ये बताएं कि आइंदा साल की अगर हम बात करें तो आवाम की जो डे टू डे लाइफ है वो क्या उसमें बेहतरी आएगी, फिर इकॉनमी क्या बेहतर होगी, हमारी नौजवान नस्ल के बारे में ज़्यादा कंसर्न होते हैं हम कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो इसको कैसे आप देख रहे, फोर्सी कर रहे हैं? देखिए आइंदा साल मईशत का, जिसको मैंने पहले भी अर्ज़ किया, यही सबसे बड़ा मसला है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, नौजवानों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। उनके लिए नौकरियां बहरहाल क्रिएट करनी पड़ेंगी इस निज़ाम को, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो आसान बनानी होगी पाकिस्तान के अवाम के लिए, और वो उसी सूरत में आसान हो सकती है जब आप उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाएं, जब आप उनके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जॉब्स क्रिएशन कर सकें, ज़िंदगी आसान बना सके लोगों की। अदरवाइज़ सिर्फ मुआशी इशारे लोगों को अच्छे दिखा देने से हालात में बेहतरी नहीं आती। बहुत से और स्टेप्स भी ऐसे हैं जो इस हुकूमत को, इस निज़ाम हुकूमत को लेने पड़ेंगे, तभी एक्चुअल तब्दीली पाकिस्तान में आ सकती है। एक वाकया आपने भी देखा, वो कैसे मनाजिर आपको लगे? मुनीर से मुझे जी बिल्कुल हैंडशेक जो हुआ क्या था उस बारे में आप बताएं ना। चलो मुनीर से पूछते हैं। मुनीर, जो कल स्पीकर कौमी असेंबली आया सादिक ने बांग्लादेश में एसजे शंकर से हाथ मिलाया, तो आपको क्या लगता है कि वाकई कोई बर्फ पिघलेगी, हालात बेहतर होंगे, ये कॉन्फ्रंटेशन थोड़ी सी कम होगी? आप क्या समझते हैं? देखिए, जो अयाज सादिक साहब की बांग्लादेश में मुलाकात हुई जयशंकर से, वो एक रस्मी सी मुलाकात थी। हम एक अच्छा चले जेस्चर था पाकिस्तान की जानिब से भी कि पाकिस्तान ने, उन्होंने हाथ बढ़ाया तो पाकिस्तान ने भी हाथ मिलाया। पाकिस्तान के जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के अयाज सादिक साहब, वो एक बड़े महज़ब और वेल स्कूल्ड इंसान हैं, उन्होंने अच्छी गुफ्तगू वो करते हैं। लेकिन इसका ताल्लुक बिल्कुल उस बात से नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी हालात तब्दील हो रहे हैं या कोई तब्दीली नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनमें बहुत मटीरियल चेंजेस आ रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और हालात जैसे पहले थे वैसे ही नज़र आ रहे हैं। जो अमेरिका के, जो भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में सर्द मोहरी और कशीदगी है, वो मुझे तब्दील होती हुई नज़र नहीं आ रही, वो ऐसी थी और ऐसी ही रहेगी।
क्योंकि कुछ उनकी टीम अप्रूवल तो जरूर आई होगी हैंडशेक की, कि तो लग रहा है कि जैसे इंडिया चाह रहा है थोड़े से हम अपने ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे करें, भाई हमारी उसमें बेहतरी है, वो सोच रहे होंगे। अजीब बात यह है कि पूरे मीडिया से बहुत बड़ी बात है, हैंडशेक गायब है, इंडियन मीडिया में इसका जिक्र नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे, Nobody छुपा is रहे हैं, talking इनको about it, कहा जा रहा है कि डोंट टॉक अबाउट दिस। तो प्लान तो होगा उनकी तरफ से, ऑब्वियसली अप्रूवल्स भी पहले होंगी, तो अगर थी तो फिर मीडिया पे क्यों नहीं उसकी बात हो रही है, एक स्ट्रेंज बात है। अच्छा, लेकिन आखिरी सवाल जब अभी हम पूछेंगे मुनीब से जी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जो हमारे सियासत के मामलात हैं उसमें क्या तब्दीली होगी, या इलेक्शन के भी कोई आपको नजर आते हैं, कैसे हालात पैदा हो सकते हैं इन 2026? फिलहाल तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई बड़ी सियासी तब्दीली आ सकती है, ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कुछ है कि कोई बहुत बड़ी चेंजेस ऐसी आ जाएं जिसके बारे में हम ये कह सकें कि जी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है और उसने बहुत सारी तब्दीली कर दी है, या कोई नया इलेक्शन बिल्कुल आ रहा है। इसके दूर दूर तक फिलहाल कोई चांसेस नहीं है, बल्कि फिलहाल तो इस निज़ाम की कॉन्टीन्यूटी नज़र आ रही है, जो कुछ है वो नज़र आ रहा है और चीज़ें ऐसी चलती हुई नज़र आ रही हैं जैसे पहले थी। कोई बड़ी तब्दीली मैं फोर्सी नहीं कर रहा सियासी एतबार से, अनलेस समथिंग विच इज़ अनफोर्सीन दैट हैपेंस। दिस इज प्रेडिक्शन ठीक है बता रहे हैं मुनीब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फौरन वापस आएंगे, कहीं नहीं जाइएगा। कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे ड्रामाज ने इतना अच्छा परफॉर्म किया 2025 में, सारी दुनिया में जो हमारे ड्रामे देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, डब किए जाते हैं, और इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि शो पे हमारे आर्टिस्ट हों, उनसे बात करें उनके ड्रामाज के बारे में। तो रोज कोई ना कोई आर्टिस्ट माशाल्लाह होता ही है राइज एंड शाइन पे, और आज हमारे साथ ज़ुहैब है निम्रा शाहिद कुछ ही देर में, और बड़े मज़े के निम्रा के ड्रामास चल रहे हैं। मुआमा हो जो आपने देखा होगा, अभी शुरू हुआ है अभी रिसेंटली, सबा कमर के साथ उसमें काम कर रही है, मुहर्रम में काम कर रही है, और एक सीरियल इनका एक और पाकीज़ा भी आने वाला है। शी इज़ अ फैंटास्टिक परफॉर्मर। इस लड़की की आंखें बोलती है भाई, बड़े मज़े की एक्टर है, इससे बात करेंगे। मैं बिल्कुल आंखें मैं देखूंगा, ज़रा आंखें आप आंखों से बात कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, तो हम अब स्पोर्ट्स में बात करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन अभी स्पोर्ट्स की बात हमने करनी है। तो खेल के मैदान में भी पाकिस्तान ने काफी कुछ अचीव किया है 2025 में, और राइजिंग एशिया कप हमारा, वो राइजिंग स्टार्स ने वो जीता, फिर उसके बाद अंडर 19 का एशिया कप। अरे ये इवेंट तो कमाल ही हो गया भाई, इतना आखिर में जैसे खाने के बाद खीर होती है, मीठा होता है, ये वो था भाई, ये वो हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब फिर हमने सिर्फ यही क्रिकेट ही नहीं, हमने दीगर खेलों में भी अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में मेडल हासिल किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी जो बेसबॉल की टीम है, विमेन बेसबॉल टीम, उन्होंने बड़ा अचीव किया कराटे में, लेडी कराटे टीम, बॉक्सिंग गर्ल्स की, बच्चियों की, मार्शल आर्ट्स में एशियन चैंपियनशिप में बेहतरीन परफॉर्म किया पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया। तो ये कि ऐसा नहीं है कि हम क्रिकेट पर ही फोकस कर रहे हैं। अच्छी बात हमें ये लगी कि 2025 में दीगर खेलों में भी पाकिस्तान काफी नुमाया रहा और पार्टिसिपेट किया बड़े बड़े इवेंट्स में। शाहिद हाशमी ने मैं ज्वाइन किया है। शाहिद भाई, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। शाहिद भाई, मुझे लग रहा है 2026 में ना नई एक चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, और हमारी टीम बन रही है उसकी बड़ी तेजी से, पैडल की। बहुत तेजी से फरोग पा रहा है ये खेल, और लोगों में बड़ा इंटरेस्ट। क्या है ये पैडल? बड़ा इंटरेस्ट, मिलता जुलता है खेल ये स्क्वाश और टेनिस से। अभी तक मैंने खेला नहीं है, खेलूंगा तो फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी हाइब्रिड चीजें चल रही है ना शाहिद भाई, हाइब्रिड चीजें चल रही हैं, इसलिए ये भी हिट हो रहा है। मतलब जो लोग टेनिस और स्क्वाश नहीं खेल रहे, पैडल खेलने जा रहे हैं, क्या बात है। हर चीज हाइब्रिड चल रही है, और ये भी पैडल भी एक हाइब्रिड चीज है, बीच की चीज है। लेकिन जिस तरह क्लब्स में लोगों ने पैडल के कोर्ट बनाए और लोग जा रहे हैं, खेल रहे हैं, प्राइवेट क्लब्स बने, तो उससे लग रहा है कि पाकिस्तान इस खेल में बहुत तरक्की करेगा। और 2026 में हम कमी किसी लेवल पे, एटलीस्ट एशियन लेवल पे कोई चैंपियन प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है। तो शायद भाई अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है इस साल में, लेकिन इससे पहले राइजिंग स्टार उन्होंने कप लिफ्ट किया अंडर 19 की टीम ने। तो क्रिकेट के मैदान में तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है जिस तरह लड़के खेल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। 2025 से पहले बहुत से लोग ये कहते थे और मुंह बना के कहते थे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा
और भी बहुत से लोगों ने ये कहा कि नहीं, टैलेंट है, उसको प्रॉपर ग्रूम करने की, उसको प्रॉपर डायरेक्शन देने की जरूरत है। इस क्रिकेट बोर्ड ने, और इससे पहले 2-3 साल पहले जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, नदीम खान जो मोइन खान के भाई हैं उनकी जेर निगरानी, कैच देम यंग, अंडर 13 अंडर 15 से प्लेयर उठाए, और ये अंडर 19 वाले प्लेयर ज्यादातर वही हैं जो इस प्रोग्राम के तहत आए। और इस क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 1-1.5 साल में चीजों को बहुत तेजी से स्पीड दी। मोहसिन नकवी साहब को मोहसिन स्पीड कहते हैं, तो उन्होंने बड़ी स्पीड दी, बड़े क्रिकेट के मैचेस करवाए, बड़े क्रिकेट के इवेंट्स करवाए। उसका फ्रूट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की क्रिकेट को मिल रहा है। कि आप देखेंगे कायद आजम ट्रॉफी में जो 11 टॉप के बैट्समैन हैं वो 11 के 11 लेफ्ट हैंडर हैं। तो लेफ्ट इज राइट फॉर पाकिस्तान, और सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। इसको प्रॉपर चैनलाइज करना पड़ेगा, प्रॉपर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह अंडर 19 ने हमारे ये एशिया कप जीता है, अल्लाह करे वो वर्ल्ड कप जो 15 जनवरी से शुरू हो रहा है, कैसी बिटवीन द लाइंस बातें कर रहे हैं शायद भाई। आप कभी कह रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम की बात हो रही है, कभी आप कह रहे हैं कि लेफ्ट इज राइट फॉर पाकिस्तान। फिल करो भेजो, ये मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, गैप्स नहीं आने चाहिए। राइट यानी लेफ्ट हैंडर, जो लेफ्ट हैंड बैटर। नहीं यार नहीं शायद भाई। अच्छा, और उसमें आप ये देखिए कि 11 जो टॉप के बैट्समैन है ना कायद आजम ट्रॉफी के, उसमें 9 ऐसे हैं जो 21, 22, 23 की रेंज में, 2 प्लेयर +30 के, सरमद भट्टी और खुशदिल शाह, अदरवाइज सारे यंग हैं। ये शोज के पाकिस्तान में यंग टैलेंट बहुत ज्यादा है और बहुत ऊपर आ रहा है। और नेशनल गेम्स भी हुए पाकिस्तान में, ये भी खुशाइंद है। फिर एशियंस जो गेम्स हुए उसमें पाकिस्तान ने अच्छा खेला, जैसे हम बता रहे थे इस्लामिक गेम्स में अरशद नदीम ने मेडल हासिल किया। तो ये भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ऐसा नहीं रहा कि पूरा साल ड्राइड अप रहा हो और कोई पाकिस्तान का एथलीट कामयाब ना हुआ। बिल्कुल, हमें पाकिस्तान में एथलीट्स भी बहुत आ सकते हैं, पाकिस्तान में जूडो के प्लेयर बहुत आ सकते हैं, पाकिस्तान में बॉक्सिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है, वेट लिफ्टिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है। जेवलिन जब से अरशद नदीम जीते 2024 के ओलंपिक गेम्स में, उसके बाद से जेवलिन में बच्चों का बहुत इंटरेस्ट आया है। तो प्रॉपर वही अगेन जैसे क्रिकेट में चैनलाइज हो रहे हैं, पाथवे बनाए, यहाँ पे भी अगर पाथवे बन जाए, स्विमिंग पाथवे बन जाए, स्विमिंग का लोगों को, बच्चों को बहुत शौक होता है और बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं बच्चे। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। वो जो शेर है ना कि नहीं इकबाल ना उम्मीद अपने किश्ते वीरा से, शायद भाई फुटबॉल की टीम चाहिए, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरूरत है। बास्केटबॉल की टीम चाहिए, फुटबॉल की टीम चाहिए। बच्चे इतना उनमें जुनून है। मेरे घर में 2 प्लेयर्स बैठे हुए हैं, इतने पागल की तरह खेलते हैं बास्केटबॉल। मेरे घर में भी एक फुटबॉल जी, और फुटबॉलर भी है, बट देन उनका फ्यूचर क्या है? और वो ऑब्सेस्ड हैं फुटबॉल के साथ, कोई चीज उनको नजर नहीं आती। तो दैट मींस कि और भी बहुत टैलेंट है। हमें फुटबॉल टीम चाहिए, हमें बास्केटबॉल टीम चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में फुटबॉल का भी बड़ा टैलेंट है। अगेन फुटबॉल में ओवर द इयर्स हम 1960s में एशिया की टॉप 10 टीमों में शामिल होते थे। लेकिन फिर ग्रेजुअली डिक्लाइन आया, गवर्नमेंट की भी इतनी उसमें सरपरस्ती नहीं रही। हमारी जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स आती हैं उनको चाहिए कि अच्छे खासे पैसे रखें और कोर्ट्स खेलों के लिए। इतने सारे बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, फुटबॉल फील्ड्स हैं, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, लेकिन तो फिर हम इसको बिल्कुल, इतने फुटबॉल सीरियसली एक ऐसा खेल रहे हैं, तो फुटबॉल आगे हो क्यों गया, नहीं? फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इसमें पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। हॉकी को रिवाइव करने की जरूरत है। हॉकी में हमने बड़ा नाम कमाया है। अब पाकिस्तान की टीम प्रो हॉकी लीग में गई थी, ठीक है, काफी पैसे खर्च हुए, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, हम चारों के चारों मैच हार गए, लेकिन वहां पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हॉकी में भी टैलेंट है, लेकिन लोग पब्लिक में इतना पॉपुलर नहीं है कि आपको कहें जी इस घर से हॉकी का प्लेयर निकल रहा है। फुटबॉलर हर दूसरे घर से बच्चा निकल रहा है। ये जितने आपके जेनजीज वगैरह है फुटबॉल के दीवाने हैं, बास्केटबॉल के दीवाने हैं। तो वो जो क्रेज है इन 2 स्पोर्ट्स का है यूथ में। बिल्कुल, फुटबॉल में भी बड़ा क्रेज है। हॉकी पीछे चला गया। हॉकी में पंजाब में और केपी में ज्यादा टैलेंट है, या बच्चे वहां ज्यादा खेलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कराची में ले लें, इस्लामाबाद ले लें, लाहौर ले लें, इसमें फुटबॉल का बड़ा क्रेज है। बच्चे इंग्लिश प्रीमियर लीग देखते हैं, स्पेनिश लीग देखते हैं, यूरोपियन लीग देखते हैं, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। प्लेयरों का आप एक एक नाम पूछ लें, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, उनके खानदान वालों का, रिश्तेदारों का पता होता है क्या खाते हैं। डोमेस्टिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी बेहतर हुआ ना गुज़श्ता साल में, और स्कूल्स में क्रिकेट आई, खेलों की एक्टिविटी आई, कॉलेजेस। मेन चीज जो है स्कूल है। स्कूल से जो आपको टैलेंट मिलेगा ना,
वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। आप स्कूल को जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है कि चैंपियनशिप हो रही है, हर रीजन की, हर शहर की अलग हो रही है, तो उससे बड़ा टैलेंट सामने आएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट वाकई बेहतर हुई है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं हम। एक टूर्नामेंट शुरू होता है, 2 दिन बाद दूसरा टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा हमें गैप देना पड़ेगा ताकि हमारे प्लेयरों को थोड़ा सा रेस्ट भी मिले और वो अपनी तमाम तर एनर्जी दोबारा से हासिल करके दोबारा दूसरा टूर्नामेंट खेलें। लेकिन ये बात दुरुस्त है, ये कोई क्लेम नहीं है, बल्कि दुरुस्त है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट भी बेहतर हुई है, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, अच्छा टैलेंट सामने आएगा तो हम इंटरनेशनली भी अच्छा करें। जी, मुझे बताएं टेक अवे क्या है, यानी अगर हम 2025 की बात करें पाकिस्तान के लिए। टेक अवे जूनियर लेवल पे पाकिस्तान की कामयाबियां, और जूनियर लेवल शो करता है कि आपके टैलेंट है, आपका मुस्तकबिल अच्छा है। टेक अवे मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का जूनियर लेवल में जो सक्सेस मिली है वही सीनियर लेवल में भी जाके ट्रांसलेट होनी चाहिए। हमने सीनियर लेवल पे भी इतना बुरा नहीं किया, 34 T20 खेले, 21 जीते, 13 हारे, लेकिन हम टॉप टीमों से नहीं खेले, और जो भी टॉप टीमों से हम खेले, न्यूजीलैंड से खेले, इंडिया से खेले, वो मैच शायद बस शाहीन की इंजरी से मुताल्लिक कोई आपके पास है अपडेट? देखिए, उनको 10 दिन के रेस्ट का कहा है, अल्लाह करे 10 दिन के रेस्ट के बाद वो बॉलिंग करना शुरू कर दें, इसलिए कि वो बड़े वाइटल बॉलर हैं पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए, जो ज्यादा दूर नहीं है, 15 फरवरी से शुरू। बहुत शुक्रिया, शाहिद हाशमी हमारे साथ है, और क्रिकेट पर और जो दीगर ना स्पोर्ट्स हमारी पर। स्पीड की है ना, हाँ। मैं तो उस पर बहुत थैंक यू आपको करूंगी माशाल्लाह। हम इतनी शाहिद जल्दी भाई में हमेशा। होते हैं, वक्त का मुकाबला सख्त होता है, उसमें आपने जो हमारे साथ कोऑपरेट किया ना शाहिद भाई, तो जबरदस्त। क्या पता है बात। क्या होता है, कभी कभी गेस्ट जरा थोड़े से स्लो, हम भी स्लो हो जाते हैं, ये हो जाता है। तो शो को आपने उठाए रखा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। पेस हमारी सही रही है। एक ब्रेक हमने लेना है, Cooperate और ब्रेक किया के बाद एंटरटेनमेंट होगी, और मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि भाई ड्रामे आप बहुत ज्यादा कीनली वॉच करती है, तो कौन से ड्रामे सही रहे, अच्छे रहे, कौन से एवरेज, कौन से खराब? ये शौक नहीं है, ये जौक नहीं है, ये मजबूरी ये है, जॉब ये है, जॉब जॉब है। ये जॉब है, शौक नहीं, करना पड़ता है। आग का दरिया है, और हर कूद हफ्ते के जाना कूदती हूँ और फिर गोते मारती हूँ, और फिर इसी तरह जो है ना, क्या करें, फिर भी और निकल फिर आते मैं हैं। 10 लोगों की बातें भी सुनती हूँ। 10 सिर्फ 10 और एक ब्रेक के सबसे बाद। ज्यादा तारीफें हालांकि मैं करती हूँ। ये क्या है? चलिए जी, Cooperate एक करें, ब्रेक के बाद cooperate वापस करें। आते हैं हम। यही चाहिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। Keep watching Good Morning। Welcome back. बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। और हम बात कर रहे थे 2025 की जो हाइलाइट्स न्यूज़ हो गई, सियासी मैटर्स, नॉन सियासी मैटर्स, थोड़ी सी जरा एंटरटेनमेंट की बात करें। एंटरटेनमेंट की बात करें, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से ड्रामे हिट है, बड़ा सीधा सवाल है मेरा ये 2025। अच्छा, हिट की जब बात करें तो कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बड़े व्यूज़ लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो इतने अच्छे होते नहीं हैं लेकिन व्यूज़ ले रहे होते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, हिट या उसको नहीं not समझ so आ रहा hit, मुझे। हाँ, है ना? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही रील्स में भी आप देखते हैं कुछ होता नहीं है उसके अंदर, और मिलियंस में जा रही होती इतनी है, तो पता नहीं तनकीद चलता। होगी उन ड्रामों अच्छा, पे, कौन से हैं लेकिन वो ऐसे, बहुत मुझे सारे पता है, वैसे कौन से हैं जो है कुछ नहीं लेकिन हिट हो रहे हैं, वैसे कौन जैसे से? मुझे एक ड्रामा समझिए जान निसार जैसे जान फॉर निसार। एग्जांपल, लेकिन उसके फैंस इतने हैं दानिश के कि मुझे लगता है कि वो कुछ भी करें तो लोग पसंद करते हैं। वैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो इज अ व्यूअरशिप मैग्नेट, वो तो है। हाँ, यानी अंदर कुछ भी नहीं है, कहानी वैसी है बिल्कुल जो होती है, टिपिकल लेकिन कहानी। वर्क्स एवरी टाइम। सही। अच्छा, कुछ ड्रामे मैं कहूँगी 2025 के, क्योंकि पिछले साल के भी ड्रामास मैंने देखे, रिव्यू किए, मुझे लगता है कि इस दफा एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, थोड़ा अलग काम हुआ है, Social रिस्क issues, लिया है women channels ने, empowerment। और बड़े अच्छे कुछ डिफरेंट ड्रामे आए हैं, और 2 तो शदीद अच्छे, जिसमें जिनकी शादी, जो कभी पहले हम लोगों ने ऐसे नहीं, देखा नहीं बिल्कुल कि हॉरर कॉमेडी हो, कौन रिस्क ले, तो वो बहुत कमाल था। और हम टीवी ने काफी एक्सपेरिमेंटेशन की, ग्रीन पे बड़ा जबरदस्त कंटेंट नजर आया, और एक और केस नंबर 9 इज वेरी, देखिए, यूनिक, अमेजिंग। थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, नहीं ठीक है, थोड़ा सा ड्रैग नहीं हो रहा? नहीं ठीक है, जा रहा मैंने है, देखा, मैं तो आगे करके देख रहा हूँ। तो हम तो देखते हैं सारे सीन, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। जमा तकसीम वाज एक्सेप्शनल, और फिर उससे पहले अगर रिवाइंड करें तो परवरिश, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द ईयर, क्योंकि हर कोई उसकी बात कर रहा है। और एक और भी तो है, सबा कमर और उसका उस्मान पामाल में रोना बहुत है, बहुत सीरियस कहानी है, बहुत प्यारा बना हुआ है, बट ये कहते हैं ना, बस टीयर्स में है कि आपके आंसू ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। इंटैक्ट है। अच्छा, अच्छा, और फिर कौन से ड्रामे, मैं मंटो नहीं हूँ, क्या था, कैसा था? ये एक्सप्रेशन आपके बोल रहे हैं, आप बोले कुछ, लोग समझ जाएंगे आपके एक्सप्रेशन से। अच्छा नहीं था। अच्छा, नहीं सिंपल वर्ड्स में क्या, लोगों को भी पता है कि वो
नहीं लगा बड़ा ग्रैंड स्टार्ट हुआ, पहले एपिसोड चले, हमने कहा अरे वाह, लेकिन ये कि उसके बाद फिर वो अजीब ही तरफ चला गया, डायलॉग, सीन्स, कैरेक्टर्स कुछ अलग अलग ही हो गया, बेहतरीन हो गया। तो अब एक्ट्रेस हमारे साथ नम्रा शाहिद ने ज्वाइन कर लिया। आपने बार बार बताया था शो पर कि नम्रा शाहिद हमारे पास आने वाली है। जो ड्रामास देख रही हूँ उसमें एक ये नम्रा की जो परफॉर्मेंसेज है ना बहुत मुझे कैची लग रही हैं, सिलेक्ट करती है अच्छे रोल्स, पावरफुल रोल्स और इम्पैक्ट छोड़ जाती है। अच्छा जी, ये है नम्रा शाहिद। बेहतरीन। जब आपने कहा ना कि आंखों से बोलते हैं, नम्रा गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन के पहले शो पर, 2026 का पहला शो, और आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? हम ठीक है, बिल्कुल सही। हैप्पी न्यू ईयर। क्या किया न्यू ईयर ईव पे ये बताओ? हैप्पी न्यू ईयर। मैंने बस बहुत सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारा और न्यू ईयर बना के मैं सो गई। कितने बजे सो गई? 12 बजे के बाद सोई है पहले? बात पूरे 12 पे हैप्पी न्यू ईयर। वही काम किया ना आपने जो मैंने किया। सही है। अच्छा तो ये बताएं नम्रा, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं, कौन कौन है आपके साथ? जब हमें फैमिली का ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, फैमिली का तो पता नहीं, तो वैसे सबको पता है माशाल्लाह, आई एम मैरिड नाउ, आई हैव अ डॉटर माशाल्लाह। और हाँ, तो बस इसी वजह से न्यू ईयर्स हो या बर्थडेज हो या ईद हो तो वो तकरीबन घर पे गुजर जाती हैं। और बेटी कितनी बड़ी बेटी है आपकी? माशाल्लाह 3 साल की। तो छोटी को तो छोड़ के सो कहाँ कैसे गई आप? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उसने सोने कैसे दिया आपको? उसकी अपनी रूटीन सेट है ना, तो बच्चे तो माशाल्लाह 11 बजे अगर सोने की उनकी आदत हो तो फिर तो वो अपने टाइम से सो जाते हैं। क्या बात है। मेरा बेटा तो नहीं सोया जब तक मैं घर नहीं आई, 2 बजे तक वो जागता रहा कि आप आएंगी तो फिर मैं सोऊंगा। ये मसला है, फिर जल्दी जाना पड़ा। ये चक्कर है, आदत हो जाती है ना। नम्रा मुझे बताओ, कितने लोग आपको कहते हैं कि आपकी आंखें बोलती हैं, आंखें बहुत खूबसूरत है, बिकॉज स्क्रीन में योर आईज, उफ, ऐसे इम्पैक्ट है ना, ऐसे दे स्टैंड आउट। क्या है तुम्हारी माशाल्लाह और प्यारी आइस के आंखों साथ साथ काजोल में मिलती हैं आप। बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूँ। में? ये भी लोग कहते होंगे। ये बहुत ज्यादा एक चीज है जो स्पेशली ये जो प्रोजेक्ट मेरा ऑन एयर हुआ है हम टीवी पे मॉमा, उसके बाद मुझे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि जी ये तो लड़की काजोल में मिलती है। तो अब पता नहीं मैं इसे कॉम्प्लीमेंट कहूँ या मैं इसे लोगों का कंपैरिजन कहूँ, मुझे खुद नहीं समझ। नहीं, कोई ट्रोलिंग नहीं करेगा, आप कॉम्प्लीमेंट ही समझे नहीं, इसको। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। लेकिन ये कि कितने लोग आंखों के बारे में तुम्हारे जिक्र करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग माशाल्लाह, और ये मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। बीइंग एन एक्टर ये बहुत ज़रूरी है कि एक्टर की आंखें बोलें और वो अपनी एक्टिंग उसकी आंखों में होनी चाहिए। कहते हैं कि जो अच्छा एक्टर होता है उसकी आंखों में एक्सप्रेशन होना चाहिए। सही बात है। तो अगर ऐसी कोई बात ग्लैड तो कॉम्प्लीमेंट ही है। अच्छा, मोहरा में थोड़ा जरा अब देखा बहुत गया, बहुत पसंद किया लोगों ने ड्रामा, लेकिन कैरेक्टर्स उसमें थोड़े से कुछ टिपिकल ही जो हम देखते रहते हैं। उसमें आपका भी कैरेक्टर था वो ऐसा, वो जो अमीर ज़ादी हैं जी, और उसकी शादी हो जाती है और उसके फिर सारे आगे मसाइल, और उसके बाद मोमा में यू गेट अ कैरेक्टर जीजी। अच्छा, तो आपका उसमें क्या नाम है? मुझे हमारा नाम नहीं उसमें समझ आया। वो तो जीजी है, आसिया। हाँ, तो ये दोनों का बताओ, ये कैरेक्टर्स के बारे में, इनको चूज कैसे किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, बेसिकली जब मोहरा मुझे ऑफर हुआ था ना, तो मोहरा के बीइंग एन एक्टर आपको पूरी स्क्रिप्ट तो मिलती नहीं है। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो वो 10 एपिसोड्स मिले थे मोहरा के। अच्छा। और अगर आप मोहरा, अगर आपने, क्योंकि आपने फॉलो किया है, उसके 10 ही तो कमाल एपिसोड्स थे। फर्स्ट 10 ही तो थे भाई, बहुत कमाल थे। उसके बाद उसमें 10 एपिसोड्स में मैं समझती हूँ हर कैरेक्टर बहुत पावरफुल था। ट्रू। क्या वो हो, क्या वो अनुषी का हो, क्या वो लीजे का हो, क्या वो सिकंदर का हो। उसके बाद ना पता नहीं क्यों राइटर ने वो ड्रामा अचानक से फेंक दिया, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद वो सिर्फ लीजे और सिकंदर को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स फिलर लगने स्टार्ट हो गए। इवन मैं, जब मैं सेट पे जाती थी तो मेरी बस एक ये लड़ाई होती थी कि ये लड़की कुछ कर क्यों नहीं रही। और जितनी वो इवल दिखाई है शुरू में, उसके बाकी वो लड़की ही नहीं है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल इवल थी। अल्लाह माफ करे, एक लड़की जिसने अपने मंगेतर का साथ देने के लिए एक दूसरी लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। बिल्कुल। और उसको फैसिलिटेट किया, उसकी झूठी शादी कराई हो और सुबह आके उससे मिल रही है। वो तो बाद में वैसी नजर ही नहीं आई।
वो लड़की घर पे बैठ के गैस के पाइप निकाल रही है, वलीमे की सूट काट रही है, मतलब अजीब 2 रुपए की हरकत है ना। तो वो आई थिंक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, वो राइटर के हाथ में होती तो आपने कहा और प्रोडक्शन जितना हाउस का कि भाई मेरा कैरेक्टर कहाँ लेके जा रहे हो, ये क्या हो रहा है? इवन इन द एंडिंग मैंने 10,000 दफा एंडिंग मैंने डायरेक्टर मोहसिन मिर्जा से भी डिस्कस की, मैंने प्रोडक्शन हाउस से भी डिस्कस की। मैंने कहा मुझे कोई एंडिंग नजर नहीं आ रही अरीशा के कैरेक्टर की, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है अरीशा के कैरेक्टर का, कुछ तो होना मकफात हो रहा है तो वो भी थोड़ा स्पेसिफिक होना, या अगर ये किसी के साथ बुरा कर रही है या ये खुद भी ठीक हो रही है, कुछ तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा नहीं बस यही है, कंटेंट डिपार्टमेंट से यही आया है, यही है। तो आपको कौन सा लगा मोहरा में, कौन से कैरेक्टर्स हैं जो 10 एपिसोड के बाद ना डैमेज होने शुरू हो गए, रादर देन कि वो और अच्छे जाएं, क्योंकि 10 में आपने व्यूअरशिप पकड़ ली थी, ऐसे खौफनाक सीन्स थे, आई वाज ग्लूड, हमें कहा मैंने पहले नहीं देखा कभी। और उसके बाद फिर कौन से कैरेक्टर्स, कौन से एक्टर्स आपको लगता है कि फिर वेस्ट हुए? सबसे पहले अरीशा का कैरेक्टर, क्योंकि 10 एपिसोड बाद वो कैरेक्टर नजर आना बंद हो गया। उस कैरेक्टर की कोई सीन्स नहीं थे, उस कैरेक्टर की अपनी कोई लाइफ नहीं थी, वो कैरेक्टर तो एक नॉर्मल बहू बन के रह गया। उसके बाद मीकाल भी मुझे लगता है कि बीच के बहुत सारे एपिसोड में सिर्फ एक फिलर कैरेक्टर था, ठीक है, वो हाँ अलीज़े जैसा तुम बोलो, हाँ अलीज़े जैसा तुम बोलो, हाँ अलीज़े जैसा तुम बोलो। उसके बाद एंड में कहीं मीकाल के कैरेक्टर को थोड़ा उठाया गया कि वो उसको छोड़ देता है, फिर दोबारा उसके पास आता है, फिर अपने बच्चों से मिलता है, आई थिंक। और उसका बिजनेस बर्बाद हो जाना, ये भी सेंस नहीं, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही इसमें कि मुझे आप लोगों को ज्यादा पता है कि ये क्या मतलब स्टोरी पहले नहीं लिखी जाती, या देखते हैं टीआरपी किसकी आ रही है, कौन पॉपुलर हो रहा है, उसका कैरेक्टर कम कर दो, इसका कम कर दो, ये तो स्टोरी सारी खराब हो जाएगी। एज अ व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह से नहीं होता, लेकिन इस तरह से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 30 एपिसोड्स हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लिखे हुए होते हैं। उसके बाद जब ड्रामा होने होता है तो फिर आप, ये मैं हर ड्रामे की कहानी नहीं बता रही, अच्छे प्रोजेक्ट इस तरह नहीं करते। जैसे हम अभी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी सारी स्टोरी लिखी हुई है, और वो जब एक्टर को पता होता है ना कि मेरा ये ग्राफ है, मुझे इस तरह काम करना है, ये मेरे पास एक्टिंग मार्जिन है, तो एक्टर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। उसमें ऐसा नहीं, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ये था कि वो बाद में लिखी जा रही थी, और बाद में जब इवन द डायरेक्टर, इवन मोहसिन मिर्जा, मैं ये जरूर उनका नाम लेना चाहूंगी कि वो भी बहुत ज्यादा कंसर्न थे कि कुछ कैरेक्टर्स तो उन्होंने फेंक दिए। तो इसका मतलब पर्सनल डिसलाइक और लाइक का मामला भी है इसमें, क्या हो जाता है? आई डोंट नो, मुझे एक तो ये चीज से बड़ा इख्तलाफ है कि हमारे यहाँ ना एप्रिसिएशन की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। आपको पता है मुझे इस इंडस्ट्री में कम से कम 10 साल हो गए, लेकिन मुझे आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। हो सकता है मेरी गलती हो सकता है मैं उस लेवल का काम ना करती हूँ, लेकिन अगर आज भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ ना तो मैं ये चीज नोट करती हूँ कि या तो हीरो हीरोइन की तारीफ हो रही होती है, या तो किसी ऐसे बंदे की तारीफ हो रही होती है जो बहुत ज्यादा काम किया हुआ हो या बहुत ज्यादा नामवर हो। इवन इन मोहरा मुझे बहुत, ऑडियंस को मैं नहीं कहूंगी, मेरी ऑडियंस बहुत प्यारी है ऑडियंस। तो नम्रा जो अवार्ड शो हुए थे इसमें क्या आपको इनवाइट नहीं किया गया था, या नॉमिनेशन तो दूर की बात? आप इनवाइट करने की बात कर रहे हैं, मुझे कहीं इनवाइट नहीं किया जाता। मैं आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इस शो पे बुला दिया। नहीं, इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस है आप। मुझे लगता है ये यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर, यू आर अ नेचुरल एक्टर। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे क्या लगता है क्या मिसिंग क्या है? वो आता है नादिया, उसमें भी मुझे कभी मोहरा में मुझे किसी ने हाईलाइट नहीं किया कि यार नम्रा शाहिद डिड अ ग्रेट जॉब, या नम्रा शाहिद ने कोई अच्छा काम किया। इवन कल मेरा प्रोजेक्ट जो मोम्मा का 3rd एपिसोड ऑन हुआ है, तो समथिंग हॉट पे उसका फर्स्ट रिव्यू एपिसोड चला, उन्होंने अपना रिव्यू दिया। मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने लिटरली आमना को मैसेज किया कि आमना ने कहा कि दैट गर्ल जिजी's helper, she did an amazing job। सॉरी मैं उसका नाम भूल गई, हद हो गई है यार। आप रिव्यू लिखने बैठे हैं, ये जानबूझ के होता है, आप इसमें फिक्र ना किया करें, जानबूझ के होता है ये कि मैं सॉरी आप आवाम को रिव्यू देने बैठे हैं, आपके आगे डायरी खुली है, आप एक नाम लिख के नहीं रख सकते? इंटेंशनल होता है। सॉरी आई फॉरगॉट द नेम। व्हाई डिड यू फॉरगॉट द नेम भाई?
Why did you forget the name? अच्छा रमना, मुझे एक बात बताएं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल वैलिड बिल्कुल, मुझे एक बात बिल्कुल बताएं। ऐसा है। बिल्कुल आपकी बात वैलिड है, इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आपका ये बिल्कुल बात सही है कि ये नाम पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट में सबा कमर है एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, शी इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, और जिस तरह से वो कैरेक्टर में उतरती है वो कोई नहीं कर सकता। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि उस प्रोजेक्ट में और लोग भी तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पर अगर आपकी जिम्मेदारी है किसी प्रोजेक्ट का रिव्यू देना, तो एटलीस्ट राइट देयर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो अगर आप भूले ना, और अगर आप किसी का रिव्यू दे रहे हैं तो ये वाला रिव्यू कि वो उसने हाँ ठीक और किया, उसमें आपके बहुत ज्यादा सीन्स हैं। मैं ख्याल तुम जितने सबा के सीन्स हैं उतने ही तुम्हारे सीन्स हैं। बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा। और आप हमारे साथ वो जो बने हुए हैं, जो अच्छा वो हस्बैंड है क्या, हसन इज हिज नेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है। जो साथ में वो हस्बैंड है, ये मैंने कहा पूछूं, वो क्लियर नहीं हुआ। ये आशिक है। हाँ जी। तो ये सबा को पता है कि सेटिंग क्या चल रही है, हैं? उसको पता है कि आप लोग कहाँ रहते हैं, क्या क्वार्टर की कमी है, क्वार्टर की कमी है। बेसिकली वो सर्वेंट क्वार्टर है और हम दोनों आशिक एक्टर और हम दोनों मियां बीवी ही हैं। आगे बहुत सारी चीजें इस ड्रामे में खुलनी है और आनी है, और कोई ऐसे फ्लैशबैक्स भी लगने हैं जिसमें शादी वगैरह भी दिखाएंगे। लेकिन ये है कि जो एक चीज जिसने सब पे सवाल क्रिएट किया है ना, कि ये दोनों अलग अलग बेड्स पे क्यों सो रहे हैं, अगर ये मेरी है तो मैं इसको अभी फिलहाल मतलब हाँ, जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं आपके। आता है तो ये अच्छी बात है। और ये भी तो एक फिर मुअम्मा है ना, ये भी तो एक पजल है कि क्यों वो ये कहते रहा कि जो आप। अच्छा मुझे बताएं, आपके स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं या आपको कोई डांटे सेट पर तो आप रो जाती हैं? कभी ऐसा वाकया हुआ कोई कि किसी डायरेक्टर ने कुछ कह दिया हो और आप आई थिंक स्ट्रॉन्ग तो मैं अब बन गई हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई इतनी आसानी से आपको कोई डांट सकता है या कुछ कर सकता है। और अब तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा काम भी आता है। लेकिन ये है कि पहले ऐसा होता था कि जब मैं न्यू थी और मैं इंडस्ट्री में आई थी और मैं कभी कोई लेट हो जाती थी, या मैं कभी एक्टिंग सही नहीं करती थी, या मैं परफॉर्म सही नहीं कर पाती थी, या मैं अपनी क्यूज भूलती थी, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी और मैं उतना ही रोती थी। और अगर डांट नहीं भी पड़ती थी ना, तो भी मुझे रोना आ जाया करता था। तो ऑफ कोर्स बिगनिंग तो इजी नहीं होती, किसी के लिए भी ऐसा लगता था हम जूनियर्स और हमारी रैगिंग चल रही है। तो नम्रा क्या लगता है कि ये कभी ऐसा हुआ कि आपको कि यार मैं किस फील्ड में आ गई हूं, बड़ा मुश्किल है, सोशल मीडिया का प्रेशर हो, या पीआर में आपको लगता है कि मतलब पता नहीं क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कितना आपको सोशल होना चाहिए, मिलना मिलाना चाहिए, ये क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल है, एंड यू एवर थॉट कि भाई मैं क्विट कर जाऊं, मुझे काम नहीं करना? बहुत बार जैसे भी मैंने आपको कहा कि लैक ऑफ एप्रिसिएशन की वजह से तो हर बार ये दिल किया कि यार बस ये आखिरी ड्रामा है, इसके बाद काम नहीं करना। कोई क्योंकि देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके क्रिटिक्स हैं ना, वो आपको पहचाने, वो आपको जाने, वो आपका नाम लें, वो मैं कहती हूँ अच्छा हो या बुरा आपके बारे में एटलीस्ट बात करें। और अगर आप इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कर रहे हैं तो तब तो उनका बात करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि ऑफ कोर्स एक ये जो पीआर और सोशल मीडिया का जो प्रेशर है ना, ये बहुत बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। आजकल तो इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर और जो ये लोग जो नंबर्स की खिलाड़ी हैं, वो इतनी तेजी से आगे आ रहे हैं कि आप सेट्स पे जाके हैरान हो जाते हैं कि भाई शी इज डूइंग दैट कैरेक्टर व्हाई, क्योंकि भी शी इज अ बिग इन्फ्लुएंसर, शी इज अ बिग टिकटॉकर, तो हमारे नंबर ज्यादा आएंगे। आजकल इतना बनता जा रहा है। और क्योंकि वही वाली बात, एक नोन फेस होता है, एक ऐसा फेस होता है जिसका नाम थोड़ा सा फेमस होता है, तो आप उसको लाके आप सेट पे खड़ा कर देते, चाहे उसको एक्टिंग आए या ना आए, चाहे उसको उस कैरेक्टर का वर्थ इट हो या ना हो, लेकिन आप ये प्रेफर कि यार इसके नंबर्स हैं तो इसे होना चाहिए सोशल मीडिया पे। Exactly. ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अभी मैं देख रही थी कि ब्राइडल कटियोर वीक हो रहा था, बिल्कुल, और उसका इतना मजाक उड़ाया गया क्योंकि आपने वो काम ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जो लोग ये काम
डिजर्व नहीं करते। अब देखो ना, ये आप जो ये जितने भी रैंप वॉक्स हैं उसमें मॉडल्स के वही पहले तो उनकी शिकायत है ना कि हमारा काम हाईजैक करके दे दिया टीवी एक्टर्स को, नहीं, जिनको उसके वॉक अलावा भी- नहीं आती है, ठीक है, और टीवी एक्टर से अब हाईजैक करके दे दिया इन्फ्लुएंसर्स को। कर लो बात। इसके अलावा भी नादिया, देखें, मैं टीवी एक्टर हूं ना, आप टीवी एक्टर हैं। आपने अगर किसी ब्रांड की वॉक करनी है ना, तो हम दोनों का नाम स्टेज पे लगा हुआ है। ब्रांड तो है जी, नादिया खान वॉक कर रही है, तो नादिया खान को पता है कि यार मैं अपना ये काम कर रही हूँ, तो आई हैव टू लुक परफेक्ट, आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू बी ऑन टाइम, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस चीज को कैसे लेके चल रही हूँ। टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर का ऐसा कुछ नहीं है, उनको पैसे मिल गए, हाँ उन्होंने जी, कर दिया, और लेकिन उनका तो है सोशल मीडिया, और- वो करना उन्हें वही काम। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे आके माफी मांग लेनी है कि यार वो सॉरी, वो यूं हो गया था, वो हो गया था, उनको इस पे भी व्यूज मिल जाएंगे। लेकिन पता है दुनिया भर में बहुत जगह जब आपकी शो स्टॉपर होती है तो वो आपकी कोई बहुत ही जबरदस्त मशहूर तरीन मॉडल ही होगी कि यार celebrity वो वाली मॉडल। हम पहले यही देखते थे, अब तो ये कि वो पूरा आपका ना मॉडल्स बिल्कुल साइड पे बेचारी और आपका एक्टर सामने। ये नहीं असल में मुझे अच्छा मसला ये है मुझे लगता है मॉडल्स ये को आप मुझे भी- पीछे कर रहे हो। नहीं, बात ये है कि आजकल हमारे इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स भी तो इतने ही फेमस होते जा रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूंगी कि सब बुरे हैं, मैं ये कहूंगी कि जो लोग इसे प्रोफेशन नहीं समझते ना, जिसने इसको मजाक समझा हुआ है, वो बुरे हैं। अगर बीइंग ए टिकटॉकर या बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इस चीज को प्रोफेशनली लेके चले ना, तो आप भी बुरे नहीं हैं। बिल्कुल, ये टिकटॉकर होना कोई बुरी बात थोड़ी है। आप में अगर टैलेंट है तो आप ड्रामा भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताया, आपने मूवी भी की है, मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मूवी का एक्सपीरियंस मूवी जैसा ही रहा जैसा पाकिस्तानी मूवीज का एक्सपीरियंस होता है। क्यों हुआ ऐसा? और बस हमारे यहाँ एक तो ना हमें फिल्म ज्यादा अच्छी बनाने आती है, हाँ। और ना हमारी ऑडियंस इस फिल्म इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। आज अगर मैं किसी मिनिमम 2 बंदों की फैमिली को मैं 10,000 रुपए दे दूं और उनसे कहूँ ना कि आपको सिनेमा जाना है, तो वो 10,000 रुपए लेके इंग्लिश फिल्मों को देखना प्रेफर करेंगे, लेकिन हमारी फिल्मों को देखना प्रेफर नहीं करेंगे। हाँ, क्यों अच्छी आपने तो काम भी किया है, तो क्या आपको लगता है कि अच्छी नहीं बनती, अच्छी बनी नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं थी, बजट्स नहीं थे, क्या मसले हैं? मैं यही कहती हूँ कि कुछ कमी तो है ना। मसला ये है नादिया कि हमारी ऑडियंस चाहती है कि हम फिल्म में फरहाद मुस्तफा को देखें, फवाद खान को देखें, माहिरा खान को देखें। फिर अगर ऑन अदर हैंड कोई नए लोग ये काम नहीं तो आप भी उनको भी नहीं देखा, ये नीलोफर आप देखें, कोई हिट थोड़ी हुई है मूवी, फवाद खान ही था उसमें, माहिरा खान थी। वो तो अच्छी फिल्म नहीं थी, तो शायद इस वजह और ये से कि hit 3 नहीं लोग हुई कितनी फिल्में कर लेंगे भाई साल यही में? बात है आप। एक साल में तो नहीं, तो सबको सबके साथ मूवीज बननी चाहिए। वैसे ड्रामा एक्टर्स को नहीं देखना चाहते लोग, ये मैं आपको बता दूं, वो ड्रामा लगता है। हाँ, ऐसा ही है ना, हमारे यहाँ फिल्म का असल में ये तो हमने बना रखा है। देखिए हर तरफ फिल्म का एक्टर अलग होता है, ड्रामा का एक्टर अलग होता है, समझ आए, और वेब सीरीज का एक्टर अलग है। अगर आप इंडिया उठा के देख लें तो जो उनके लोग वेब सीरीज कर रहे हैं वो बहुत कम ऐसे हैं जो ड्रामाज और फिल्में कर रहे हैं, और जो फिल्में कर रहे हैं वो बहुत कम ऐसे हैं कि जी वो वेब सीरीज कर रहे हैं। तो सबकी एक कैटेगरी बनी रही है, और फिर उनके लोग वो देखना भी पसंद करते हैं। बहुत कोई इक्का दुक्का ऐसा होता है कि ड्रामा इंडस्ट्री में से कोई एक आध निकल कर आ गया और उसने इतना काम कर लिया कि वो फिल्म में भी चल रहा है और वो फिल्म के लिए भी मेहनत कर रहा है, और उसकी कोई बहुत कमाल चीज आ गई तो पीपल लव टू वॉच दैट। अदरवाइज इस तरीके से नहीं है। अच्छा नम्रा, लोग क्या मशवरा देते हैं आपको फील्ड में कि नम्रा ये करो, फिर देखना कितने जो है ना जबरदस्त आपको रोल्स भी मिलेंगे, नोटिस भी होगी, इनवाइट्स भी आएंगे, क्या ऐसे मशवरे होते हैं? वर्क ऑन योर सोशल मीडिया एंड पीआर करो, अपने पीआर कोई अच्छा सा पीआर हायर कर लो और उनको बहुत सारे पैसे दो और उनको समझाओ कि तुम्हें किस तरीके से सेल करना है। तो माय पॉइंट इज कि अगर किसी और को मुझे सेल करना पड़े तो फिर मेरी किस काम की? या तो फिर मेरी एक्टिंग में मसला है, ठीक है, मेरी मेहनत में कमी है जो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है कि मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊं। क्योंकि किसी और को मैं ये कहूँ कि जी वो आप मेरी पीआर करें या मेरा सोशल मीडिया में जबरदस्ती ट्रेंड फॉलो करूँ मैं, क्योंकि कोई चीज आप जबरदस्ती कर रहे होते ना तो वो नजर आ रहा होता है कि ये काम आप जबरदस्ती कर रहे हो। और बेमानी से
बिल्कुल ऐसे। नम्रा, वैसे खबर ये आई है कि आपको प्रोडक्शन हाउसेस बड़े चेक वेक आपको मिल रहे हैं, टाइम पे मिल रहे हैं। जैसे ही नम्रा निकलती है काम करके फौरन बताते हैं कि आपका कहाँ कौन सा काम हो गया, ये भाई पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। वेरी गुड। क्या आपने इस्तेमाल किया? क्या ये सच है या ये गप है? थैंक यू। ये देखिए, ये तो एक ऐसी चीज है जिससे आई थिंक इस जमाने में हर एक्टर जूझ रहा है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है। मसला ये है, 4 चैनल्स हैं, इन्हीं के साथ आपने काम करना है, इन्हीं के साथ आपने अपनी करियर बनाना है, इन्हीं के साथ आपने सब कुछ करना है। आप कैसे इनसे इतना लड़ सकते हैं? और ये चेक का प्रॉब्लम तो मैं समझती हूँ कि हर किसी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हाँ, होता है, पेमेंट्स डिले होती है। सेवेंस का इस मामले में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है इस मामले में। मुझे आज तक कभी कोई चीज़ की शिकायत नहीं आई सेवेंस का प्रोडक्शन से, जियो से, कि मुझे कोई पेमेंट। अच्छा आगे बताओ, ये मोहम्मा में कैरेक्टर कितने मजे का होने वाला है, ये बताएं किस एपिसोड से? मोहम्मा में कैरेक्टर बहुत मजे का होने वाला है। एपिसोड में आपको इस तरीके से नहीं बता सकती, क्योंकि जो पेपर पे हमने एपिसोड्स निकाली थी वो 2 एपिसोड्स की एक एपिसोड थी। जो 2 एपिसोड आप लोगों ने देखी ना, वो एक एपिसोड था। हाँ, तीसरे में भी नया जोड़ा नहीं आया है, आने वाला है, चौथे में मेरा ख्याल आएगा। तीसरे में नया जोड़ा आ चुका है, अली अंसारी और अनुष्का बासु। मैंने कंप्लीट नहीं किया ना एपिसोड, मेरे रह गए कुछ मिनट। अच्छा, मजे की भी बातें और होनी है, कॉमेडी ड्रामा करते हुए मैंने आपको नहीं देखा, बहुत पहले देखा था, वो जरूर कीजिएगा। नम्रा, तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत प्यारी हो माशाल्लाह, और बस ऐसे रोल्स में नजर आते रहना, दिखते रहना। बहुत शुक्रिया। और बहुत मजा आया कि सो ऑनेस्ट, कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सच्ची लड़की भाई, आर्टिस्ट। और वो जो आपने वो बात की थी ना कि वो पेस मैच करती है, तो ये पे अच्छा एक ब्रेक लेना, हमने ब्रेक के बाद हमारा भी होता है ना कि हम इतने आर्टिस्ट से बात करते हैं, कुछ के साथ बहुत मजा आता है। नम्रा, तुम्हारी एनर्जी ब्यूटीफुल, लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर 2026। एक ब्रेक के बाद हैप्पी न्यू ईयर। शो में बिल्कुल वक्त हमारे पास कम रह गया, लेकिन सेलिब्रेशंस की हम बात कर रहे थे। हमने अपने शो का आगाज भी किया, दुनिया भर में सेलिब्रेशंस हुई, फायरवर्क्स हुआ, सबने एंजॉय किया, किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने इतनी यहाँ पे हुकूमत की तरफ से बड़ी सख्ती की गई, हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं कि भाई आप सेफ रहकर एंजॉय करें, न्यू ईयर को, मतलब साल को खुशामदीद करें। लेकिन हुआ क्या है, 56 अफराद गिरफ्तार किए गए। क्यों? 25 अफराद जख्मी हुए हैं। ये हवाई फायरिंग की गई है लोगों की तरफ से। अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, अपनी जान का ख्याल तो है ही नहीं, लेकिन दूसरे की जान की हिफाजत भी नहीं है। 25 अफराद जख्मी कर दिया आपने इस सेलिब्रेशंस में। ये किस चीज़ की सेलिब्रेशंस है? दुनिया में कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, और यहाँ पर आपने जो है ना कराची में 25 लोगों को जख्मी कर दिया। तो ये सेलिब्रेट किया आपने। जिन घरों में जख्मी हुए हैं उन कितनी परेशानी आई होगी, हॉस्पिटलाइज हुए लोग। बिल्कुल। और मैं लेकिन एक चीज़ का मैं अप्रिशिएट करूंगी, जो हमारी पुलिस फोर्स कल जिस तरह वो एक्टिव थे, क्योंकि मैं रात को बाहर थी और मैंने देखा, जा रही हूँ तब भी वो लोग, हर कराची की अगर मैं बात करूँ तो हर सड़क पे ही मुझे नजर आए जहाँ से मैं गुजरी हूँ, जाते हुए भी लेट नाइट, सुबह 3, 4, 5 बजे तक जो पुलिस फोर्स के लोग थे वो चेकिंग कर रहे थे और अलर्ट थे। और मैं कहूँगी उनको कि एक्सीलेंट जॉब, वेल डन, शाबाश है इनको कि इन्होंने पूरी रात इंडिविजुअल आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। पुलिस अगर वहां पर है, पुलिस फोर्स खड़ी हुई है, सड़कों पर है, कहां तक वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं? आपके अंदर भी तो एक सिस्टम होता है ना, आपकी अपनी जिम्मेदारी भी तो है। सजा एक तो ये कि असलहा इतनी इजीली लोगों के पास पता नहीं है क्यों, और ऐसी हवाई फायर पे इतनी सख्त सजा दें कि लोग कांपें, डरें, नेक्स्ट टाइम घर से असला लेते हुए जो है ना 10 दफा सोचें। बिल्कुल। और ये तो नंबर ज़्यादा कम है कि जिस तरह आप कह रही हैं सर्विलेंस थी और सब अलर्ट थे, उसके बावजूद 25 जख्मी हो गए। तो जरा ख्याल करें, एक सिविक सेंस भी होता है, और अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़, दूसरे की जान का तहफ़्फ़ुज़ करें, सेलिब्रेट करें, सब कुछ करें, एंजॉय करें, खुश रहें। आपकी खुशी किसी के लिए मातम बन जाए, ये क्या बात होगी, दुख की बात है। तो जनाब शो का अब इख्तिताम करना हमने। अपना फीडबैक देते रहिएगा। राइज एंड शाइन से नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, हैप्पी न्यू ईयर।